हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर इट, इसे मापने की कुल व्यय विधि की व्याख्या करनी है। ठीक है, यह ऐसा प्रश्न है जो लगातार पेपर्स में आता रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मांग की लोच की। अब मांग की लोच क्या होता है। तो बेटा मांग की लोच से पहले अभी जो आपने मांग का नियम पढ़ा था, मांग का नियम क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। तो ये तुम्हें पता लग गया, पर किस अनुपात में वो घटती है या बढ़ती है उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो मांग की लोच से पता लगती है। ठीक है, यानी किस अनुपात में मांग घटेगी या बढ़ेगी उसको मांग की लोच कहेंगे। तो मांग की लोच से पता लगता है इसके बारे में। तो मांग की लोच क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय और जो आड़ी है संबंधित वस्तु की मांग। कहने का मतलब क्या, मांग की लोच क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप मांग की लोच कहलाता है। ठीक है बेटा, तो अभी जो नया सिलेबस आया है जो मांग की आय लोच है, पहले भी नहीं था वैसे तो, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो हमें बात करनी है वो करनी है मांग की कीमत लोच की। मांग की कीमत लोच क्या होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग हर साल पेपर में आता है। तो मांग की कीमत लोच क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप मांग की कीमत लोच कहलाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो इसको हम फार्मूला भी होता है मांग की कीमत लोच का, क्या होता है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, साथ में माइनस का निशान लगता है। माइनस का निशान क्यों लगता है, क्योंकि मांग की मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, इसलिए हम इसके साथ जो नेगेटिव का साइन लगा देते हैं विपरीत संबंध की वजह से। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप, नीचे से पढ़ते हैं, मतलब जब कीमत में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले जो प्रतिशत परिवर्तन का माप क्या कहलाता है, मांग की कीमत लोच कहलाता है। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसके बाद बात करेंगे मांग की कीमत लोच की विधियां, जो आज का हमें बात करनी है विधियों के बारे में। तो 3 विधियां हैं, कुल व्यय विधि जिसके बारे में भी बात करेंगे, इसके बाद है अनुपातिक विधि प्रोपोर्शनेट मेथड, तीसरी है ज्यामितीय विधि। ठीक है, जो भी नया सिलेबस आया है बेटे उसमें जो बुक में दिखाया गया है 2 नहीं है, करवा देंगे वैसे इनको भी। ज्यामितीय विधि सिलेबस से शायद बाहर कर दी गई है, अनुपातिक विधि और ज्यामितीय दोनों बाहर कर दी गई है, तो कुल व्यय विधि रह गई है। तो अब लोग बात करेंगे अब कुल व्यय विधि की। हाँ तो बेटा अब कुल व्यय विधि के द्वारा मांग की कीमत लोच को कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको करेंगे। इसको करने का बड़ा एक आसान सा तरीका है। क्या तरीका है वो, रफ में पेपर के साइड में एक हल्का सा डायग्राम बनाएंगे ऐसे, नेगेटिव स्लोप सीधा और ये पॉजिटिव स्लोप, जैसे ए बी सी और ये डी। ठीक है, यहां पे प्राइस है, यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर है, ओ एक्स है ओ वाई है। तो जो ऊपर का पोर्शन है जो नेगेटिव स्लोप है, यहां का दिखाता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। हाँ तो बेटा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से डेफिनेशन भी बना पाएंगे, उसके बाद की जो टेबल्स वगैरह आराम से बना पाएंगे, केवल इस छोटे से डायग्राम को याद करने के बाद। एक्सप्लेन इसको हम बाद में करेंगे, दोबारा से बनाएंगे इस डायग्राम को। तो इसके 3 पोर्शन है बेटे, ए बी, बी सी और डी सी। ए बी पोर्शन क्या है, जो ए बी पोर्शन है, जो ये ए बी वाला पोर्शन है ऊपर, ये ए बी पोर्शन
विपरीत संबंध दिखाता है। विपरीत संबंध किसमें दिखाता है? कीमत में और कुल व्यय में। विपरीत का मतलब क्या है? कीमत घटेगी कुल व्यय बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी कुल व्यय घटेगा। ठीक है बेटे। दूसरा क्वेश्चन जो बीसी है इसमें क्या दिखता है? कीमत चाहे घटे या बढ़े, जैसे कीमत ओपी है या कीमत यहाँ पे OP1 है, ये ओ के ले लीजिए। कीमत चाहे इस पोर्शन में जो बीसी वाला पोर्शन है या PP1 के बीच वाला पोर्शन है, कीमत चाहे घटे या कीमत बढ़े, कीमत बढ़े या कीमत घटे, तो कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इलास्टिक इक्वल टू 1 है। जो डीसी वाला पोर्शन है सीधा संबंध दिखाता है। सीधा क्या होता है? जब कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय बढ़ रहा है, कीमत घटेगी तो कुल व्यय घट रहा है। तो मेरे बेटा इस प्रश्न इस छोटी से डायग्राम के माध्यम से अगर आपको पढ़ना आता है तो पूरा प्रश्न हम कैसे आसानी से कर पाएंगे? तो सबसे पहले मेरे बेटे इसकी परिभाषा लिखेंगे। कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि क्या होता है? कुल व्यय विधि के अनुसार जब किसी वस्तु, कुल व्यय विधि में किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन का माप है। ठीक है? या किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, उस कीमत में होने वाले परिवर्तन से कुल व्यय में परिवर्तन किस दिशा में होता है, उस दिशा को मापना है, जिसे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माप सकें। हाँ, तो मेरे बेटे कैसे कर पाएंगे? परिभाषा हो क्या? किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में परिवर्तन किस दिशा में होता है, वो क्या बोले? मान की लोच, कुल व्यय तो मान की लोच होगी। ठीक है? डेफिनेशन हो गया इसका। फिर इसके बेटे 3 पोर्शन है, 3 आप फिर बनाएंगे। पहले में क्या करेंगे? जैसे एबी वाला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत के घटने से, लिखेंगे इसको बकायदा, जब किसी वस्तु की कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ जाता है या कीमत के बढ़ने से कुल व्यय घट जाता है, तो मांग की लोच क्या होती है? इकाई से अधिक लोचदार। यानी कि क्या होता है? जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ गया, जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? वो घटेगा। प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर घटेगा। और अगर प्राइस घटता है किसी वस्तु का, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इलास्टिक ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है? डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये बना देंगे, जब कीमत के बढ़ने से कुल व्यय घट जाता है या कीमत के घटने से कुल व्यय बढ़ जाता है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या होता है। दूसरे पोर्शन में क्या फिर लिखिए, पहले हिंदी में लाइन लिखेंगे पूरा। जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब चाहे कीमत घटे चाहे कीमत बढ़े, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई लोचदार होगी। डिमांड है, ये हो गया आपका। देखिए जैसे प्राइस चाहे घटे चाहे प्राइस बढ़े, जो टोटल एक्सपेंडिचर है नो चेंज, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल टू 1 हो जाएगी। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है। इसमें क्या करेंगे? जब कीमत घटती है तो पहले लिखेंगे, जब किसी वस्तु की कीमत के घटने से कुल व्यय घट जाए या कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाए, तो मांग की जो इलास्टिक डिमांड क्या रहेगी? वो लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार। कैसे करेंगे? देखिए जैसे प्राइस घट गया तो परिणाम क्या निकलेगा? प्राइस घटने से, प्राइस घट जा रही है, प्राइस घटने से टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जा रहा है। ठीक है? अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्या परिणाम निकलेगा? जो कुल व्यय है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या होगी? इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहेगा। ठीक है बेटा? मतलब पहले डेफिनेशन हो जाएगी, फिर जो ऊपर वाले पोर्शन की डेफिनेशन, इकाई जो इलास्टिसिटी बता देंगे क्या रहती है। दूसरे पोर्शन में फिर डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखे आराम से बता पाएंगे इलास्टिक इकाई लोचदार है। ठीक है? तीसरे पोर्शन में फिर डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद आप आसानी से कर पाएंगे जो इलास्टिक है लेस देन 1 है, जैसे कि अभी बताया गया है। अब इसी के माध्यम से आप आसानी से टेबल भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी कुल व्यय विधि की, फिर तीनों जो मैंने बताया वो डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा आपको? इसका टेबल भी बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लीजिए सिचुएशन, यानी स्थिति, सिचुएशन हो गया। सिचुएशन के बाद आप प्राइस ले लीजिए, दूसरे में क्या ले लेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, मांग की मात्रा ले लेंगे, फिर ले लेंगे आप कुल व्यय ले लेंगे। ठीक है? कुल व्यय ले लिया आपने, कुल व्यय के बाद क्या लेंगे आप? इसमें जो मांग की लोच ले लेंगे, क्या बनता है आपका इसका? ठीक है? मांग की लोच आ जाएगा, सॉरी मांग की लोच हो गया। अब
सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है इसमें, क्या याद रखनी है, डेफिनेशन, ये जो टेबल्स में आपको कुछ वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। किसी से लीजिए, जैसे पहले ए ले लिया आपने, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 4 है, ओके, ठीक है, वस्तु की कीमत 4 है, हम वस्तु की 5 इकाइयों की मांग करते हैं, ओके। एक वस्तु की कीमत 4 रुपए है, 5 आपने इकाइयां मांगी, तो 4 पंजे 20, तो टोटल कुल वह कितना हो गया 20 रुपए। आपने एक वस्तु की कीमत 4 रुपए है, आपने उसकी 5 मात्राओं की मांग की है, कुल वह कितना हो गया 20। तो हम जैसे ए बी क्वेश्चन की बात करते हैं, विपरीत संबंध दिखाना है। अब यहां पर कीमत चाहे बढ़ा लीजिए चाहे घटा लीजिए, मान लीजिए मैं कीमत को 4 से घटाकर 2 रुपए कर देता हूं, ठीक है, कीमत घट गई है। अब हमें क्या करना है बेटे, बिल्कुल देखिए, कीमत घटी है तो कुल व्यय बढ़ाना है, तो आप इतनी क्वांटिटी इसकी मांग कीजिए कि कुल व्यय बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए 10 कर, तो 10 दूना 20 बराबर हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, तो 11 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, ठीक है। अब प्राइस घटकर 4 से 2 हुआ, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड 15, 15 दूना 30। अब देखिए कीमत के घटने से, आराम देखिए, कीमत घटी है 4 से 2 हुई है और कुल व्यय बढ़ गया 20 से, क्या हो गया है वो 30 हो गया। जब कीमत घटने से कुल व्यय बढ़ गया, या उल्टा पढ़ लीजिए, कीमत 2 रुपए, कुल व्यय 30 रुपए, कीमत बढ़ गई तो कुल व्यय 30 से घटकर 20 रह जाएगा। चाहे आप इधर से ऐसे पढ़ लीजिए, चाहे ऐसे पढ़ लीजिए, यानी कि कीमत में और कुल व्यय में क्या है, विपरीत संबंध दिखाना है। तो मार्जिन ऑफ क्या रहेगी इस पोर्शन में, इलास्टिसिटी रहेगी आपकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है मेरे बेटा। अब इसके बाद जो बीसी वाला पोर्शन देख लीजिए, बी सिचुएशन पे आ जाइए। मान लीजिए कीमत 4 रुपए है, मांग 5 है, 4 5 20। अब आपको क्या करना है, कुल व्यय में परिवर्तन नहीं करेंगे। बीसी वाला पोर्शन है ना, कीमत चाहे घटे या बढ़े, कुल व्यय समान रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, मान लीजिए कीमत घटकर 2 रुपए हो गई, ठीक है, अब कुल व्यय 20 ही रखना, तो 10 क्वांटिटी की मांग कर लीजिए, 10 दूना 20, यानी कि जब कीमत घटी है, कुल व्यय पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। उल्टा पढ़ लीजिए, कीमत 2 कुल व्यय 20, कीमत बढ़कर 4 हुई, कुल व्यय फिर भी 20 रहता है। यानी कि जब कीमत के घटने या बढ़ने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, इक्वल टू 1 रहेगा। ये बेटा बीच वाला बीसी वाला पोर्शन हो गया। अब सिचुएशन सी देख लीजिए, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ उसको देखते रहेंगे और काम करते रहेंगे, आपका सारा प्रश्न बड़ा आसानी से हो जाएगा, अच्छे नंबर पे आएंगे आपके इसमें। अब देखिए प्राइस 4 है, मांग 5 है, 4 5 20। अब क्या कहता है, कीमत के घटने से, अब क्योंकि जो ये सेम सिचुएशन दिखाते हैं, कीमत घटे कुल व्यय घटाना है। अब कीमत घटकर मान लीजिए 2 कर देता हूं, कीमत 2 रह गई। अब कुल व्यय भी 20 है, 20 से घटाना है, तो मान लीजिए 8 कर लीजिए, 2 8 16। अब देखिए कीमत 4 से 2 हुई, कुल व्यय जो पहले 20 था घटकर कितना हो गया 16, दोनों की दिशा में जा रहे हैं। कीमत 4 कुल व्यय 20, कीमत 2 कुल व्यय कितना 16, यानी कीमत घटी है, कुल व्यय भी घट गया है, जो पहले 20 था 16 हो गया। अगर उल्टा पढ़ेंगे, कीमत 2 कुल व्यय 16, कीमत बढ़ गई तो कुल व्यय बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक दो बार को आराम से सुनेंगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, हर दिन भूलेंगे नहीं इसको बेटा। तो यहां पर लास्ट में लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल बन गई। अब टेबल के बाद जो डायग्राम बनाया है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में बनाने का है, इससे का पहला पोर्शन मैं नहीं चाहता कि आप लोग याद करें। बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं, पर अगर इसको लिख ले, उसको पढ़ना सीख ले, तो आसानी से पूरा प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो जो प्रश्न पहले बनाया था ये हमने, अब इसको डायग्राम को, इसके बाद डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब उसको करते हैं, जैसे ये हो गया आपका, ये इसको ले लीजिए, ये आपका हो गया ये। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, देखिए अभी बनाया था हमने, यहां पर OX हो गया, यहां पर OY हो गया, यहां पर कीमत ले लीजिए, ठीक है, और यहां पर क्या ले लेंगे आप, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आए थे, हमने जो प्रश्न समझाते डायग्राम समझाया था, आराम से बनाइए, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, AB BC और CD। अब देखिए ये परपेंडिकुलर भी आप दीजिए OY पर, जैसे OP हो गया, ये BP परपेंडिकुलर है OY के ऊपर, ओके, और ये आपका OP1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा गिरा सकते हैं, जैसे मान लीजिए K ले लीजिए,
अब देखिए क्या करता हूं मैं, कैसे पढ़ेंगे। कीमत ओपी है, कुल व्यय ओके है। ओके, कीमत बढ़कर ओपी से OP2 हो गई, OP2 हो गई। अब देख लीजिए, इसको यहां से कर लीजिए, ठीक है। अब ये इसको नीचे ही रहेंगे, ये यहां पर आ गया OK1। देखिए, कीमत OP से बढ़कर OP2 हुआ, कीमत बढ़ी है। कुल व्यय, जब कीमत OP थी कुल व्यय ओके के बराबर था या PD के बराबर था, ठीक है। इसको आप R लिख लीजिए। हाँ बेटा, तो क्या है, जब कीमत OP है कुल व्यय ओके के बराबर है, कीमत बढ़ गई, कुल व्यय ओके से घटकर OK1 हो गया, मतलब कीमत क्या हुआ, P2 के बराबर बढ़ी है, कुल व्यय K1 के बराबर है, घट गया है। आपको समझ में आ रहा होगा ये। या ऐसे कह लीजिए, कीमत OP है, कुल व्यय PB है, जो पहले PB कुल व्यय था घटकर कितना हो गया, P2R हो गया है। उल्टा पढ़ लीजिए, कीमत OP2 है, कुल व्यय इतना है, कीमत घट गई है, कुल व्यय बढ़ गया, नहीं कीमत घटी है, कुल व्यय बढ़ गया है। जो ऊपर का पोर्शन है केवल हम लोग क्या देखते हैं, ये नेगेटिव स्लोप है, जो क्या दिखाता है, जब कीमत घटती है तो कुल व्यय बढ़ जाता है, जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय घट जाता है। कीमत और कुल व्यय में ये विपरीत संबंध को दिखाता है। तो इलास्टिक डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार। तो अब बीच वाला क्वेश्चन देख लीजिए, BC बेटे, BC में क्या होगा हम देखते हैं। कीमत OP है, ठीक है ना, कुल व्यय OP के बराबर हो गया, कीमत घटकर OP1 हो तब भी कुल व्यय हो गया। अगर कीमत बढ़ाकर OP3 कर दीजिए, OP3, तब भी कुल व्यय कितना है, ओके। यानी कि जो BC वाला पोर्शन है या P1 वाला पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है, चाहे कीमत घटे चाहे कीमत बढ़े, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इलास्टिसिटी किसके बराबर है, इकाई के बराबर है, इकाई लोचदार हो गया। अब मेरे बेटा DC वाला पोर्शन देख लीजिए। अब एक परपेंडिकुलर यहां से आराम से गिरा दीजिए OY के ऊपर, ये आपने गिरा है, ये P4 हो गया। अब देखिए, कीमत OP1 है, कुल व्यय किसके बराबर है, ओके के बराबर। बेटे मैं जो चीजें बोल रहा हूं ना, यही चीजें डायग्राम को एक्सप्लेन करने में आपने नीचे लिखनी है, जैसे आपने बनाया है। देखिए, कीमत ओके है, कुल व्यय OP1 है, कीमत घट के OP4 हो गया, कुल व्यय भी घट गया, यानी कीमत घटी है, कुल व्यय भी घट गया है। उल्टा पढ़ लीजिए, कीमत OP4 है, कुल व्यय OK1 है, OK1 है, कीमत बढ़ा दीजिए, कीमत बढ़ी है, तो कुल व्यय तो पहले OK1 था, कीमत के बढ़ने से जब कीमत OP1 है, कुल बढ़कर फिर OK हो गया, ठीक है ना। जो ये DC वाला पोर्शन है, जब कीमत घटती है तो कुल व्यय भी घट जाता है, जब कीमत बढ़ती है तो कुल व्यय भी बढ़ जाता है। यहां पर इलास्टिक DC वाले पोर्शन में क्या हो गई, इलास्टिक डिमांड लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार। तो इसको आप अलग से लिख सकते हैं, जो AB भाग है, AB वाले भाग में, AB वाले भाग में क्या हो गया आपका, जो इलास्टिक डिमांड है इकाई से अधिक लोचदार है, ठीक है। जो आपका BC वाला भाग है, वहां पर इलास्टिक डिमांड आपकी इकाई के बराबर है। जो आपका बेटे DC वाला पोर्शन है, यहां पर जो इलास्टिक डिमांड क्या है आपकी, सॉरी, इलास्टिक डिमांड क्या है आपकी, इकाई से कम लोचदार है। तो जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया, उसको एक्सप्लेन किया, अगर आप इस तरह से लिखेंगे और बीच में साइड में अगर आप ऐसे भी लिख देंगे साथ में एक्सप्लेन के साथ साथ, तो बेटे आपके पूरी उम्मीद करूंगा कि अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अगर मेरे बेटा इसको आप 2-3 बार आराम से तसल्ली से सुन लेंगे और कॉपी पे साथ में डायग्राम बना के देख लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है सारी जिंदगी आप इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। और आशा करूंगा शायद आपके पेपर में भी आ जाए, फाइनल पेपर में, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार फाइनल पेपर में आता रहता है। धन्यवाद।